Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Edu Club. My name is Zeba Naz and I am back with the FEOL's 14 Principles of Management, जिसमें से मैं ऑलरेडी 8 प्रिंसिपल्स को प्रीवियस वीडियोस में डील कर चुकी हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख सकते हैं. मेरा 9th प्रिंसिपल है स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या होता है? इट्स अ फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी from superior to subordinates or from highest to lowest rank is known as scalar chain. तो ये स्केलर चेन एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है. फॉर्मल उसको कहते हैं जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशन लग जाता है. तो वैसा पार है जो कि सुपीरियर से सबॉर्डिनेट तक है. वो अपने अपने रैंकिंग के हिसाब से जो हाईएस्ट रैंक पे है ना, उसके पास ज़्यादा पार है और उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग अपने रैंक के अकॉर्डिंग अपने पोजीशन पे लाई कर रहे हैं. इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये जो लाइन ऑफ अथॉरिटी है ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है. तो बी और एल जो है ना वो मैनेजर्स हैं, सेल्स मैनेजर्स एंड प्रोडक्शन मैनेजर्स. इसलिए इन दोनों का जो रैंक है वो सेम रैंक है, इसलिए ये लोग सेम पोजीशन पे लाई कर रहे हैं. अब स्केलर चेन जो है ना वो कम्युनिकेशन पे ही रिवॉल्व करता है. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. तो ई को अगर ओ से कम्युनिकेट करना है, डी को अगर एन से कम्युनिकेट करना है, तो क्या वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो उन लोगों को ना फॉर्मल लाइन फॉलो करना पड़ेगा. दैट इज़ ई को ई ओ से कम्युनिकेट करने के लिए डी से पास करना होगा, डी को सी, सी से बी, तब जाकर के ओ के पास फाइनल इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा. ये है फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी. ये है हमारा स्केलर चेन कहता है. तो अगर कोई इमरजेंसी का केस आ गया तब यहाँ पे एक पुल बनता है, प्लैंक बनता है, जिसको हम लोग गैंग प्लैंक कहते हैं. सिर्फ ई और ओ के लिए नहीं है, डी और एन के केस में भी बन सकता है, सी और एम के केस में भी बन सकता है. तो इट इज़ ऑल अबाउट स्केलर चेन. अब दूसरा मेरा 10th प्रिंसिपल हो गया ऑर्डर. तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये सीक्वेंस की बात हो रही है. तो ये क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्डर जो है वो दोनों के लिए ही अप्लाई होगा, मटेरियल के लिए भी होगा और मैन के लिए भी होगा. मैन मतलब यहाँ पे लेबर्स की बात हो रही है. तो मटेरियल ऑर्डर क्या कहता है? अ राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन द राइट प्लेस. यानी चाहिए सही जगह होनी चाहिए हर चीज़ के लिए और हर चीज़ अपने सही जगह पे होनी चाहिए. ये हमारा प्रिंसिपल्स कहता है, यानी मटेरियल ऑर्डर कहता है. और पर्सनल ऑर्डर क्या कहता है? कि राइट मैन इन द राइट प्लेस, यानी सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ गया कि कोई, पहले इसको देख लेते हैं कि राइट प्लेस फॉर एवरीथिंग, यानी सही जगह, इसका एक सही प्लेस होना चाहिए. तो वो कैसे होगा? सपोज़ आपका अगर कोई प्रोडक्शन हो रहा है तो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसके पास रॉ मटेरियल्स होना चाहिए. उसके पास अगर फिनिश गुड्स चला गया, उसके पास कोई ऐसा गुड्स चला गया जहाँ उसका रिक्वायरमेंट नहीं है और जहाँ पे उसको होना चाहिए वो नहीं है, तो वहाँ पे क्या होगा? वो मिसमैनेजमेंट क्रिएट होगा. इसलिए हर चीज़ को हर चीज़ की ना एक सही जगह होनी चाहिए और वो हर चीज़ जो है अपनी सही जगह पे होनी चाहिए. ये कहता है मटेरियल ऑर्डर. और मैन ऑर्डर क्या कहता है? कि हर चीज़, जो हर इंसान है उनका सही जगह होना चाहिए, सही इंसान सही जगह पे होना चाहिए. तो ये कैसे होगा? सपोज़ आपका कोई मतलब वर्कर है, तो वो उसको ब्रांडिंग में बहुत मतलब वो पैकेजिंग बहुत अच्छा कर सकता है. उसको पैकेजिंग पे हायर ना करके उसको टेक्निकल वर्क दे दिया, तब क्या होगा? वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट होगा. तो यही ऑर्डर कहता है. ऑर्डर प्रिंसिपल ख़त्म होता है. अब मेरा 11th प्रिंसिपल है इक्विटी. इक्विटी को हम लोग समझेंगे इक्वल से, इसको याद करेंगे इक्वल. वो क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रीटमेंट इज़ एश्योर्ड टू एम्प्लॉयज़ इन अ सिमिलर पोजीशन. यानी जो सिमिलर पोजीशन पे एम्प्लॉयज़ हैं, यानी सेम पोजीशन पे एम्प्लॉयज़ लाई करते हैं, उनका जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो भी सिमिलर होना चाहिए. वहाँ पे बायसनेस नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर सेल्स मैनेजर है और प्रोडक्शन मैनेजर है, दोनों का जो सैलरी है वो इक्वल होनी चाहिए. दोनों को इक्वल पोजीशन, इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वल पावर मिलना चाहिए. यही हमारा इक्विटी कहता है. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी टेन्योर का मतलब होता है कार्यकाल, यानी वर्किंग पीरियड. तो वर्किंग पीरियड में स्टेबिलिटी होनी चाहिए. कोई भी अगर एम्प्लॉय है, उसके पास अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं होगा, उसको ये फील नहीं आएगा ये कि जॉब मेरा परमानेंट है, तो वो एम्प्लॉयज़ अपना 100% बिल्कुल ही नहीं दे पाएगा. ठीक है.
तो यही हमारा प्रिंसिपल कहता है कि इट प्रोवाइड्स अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉयज़ एंड द एफिशिएंसी ऑल्सो इंक्रीजेज विच रिजल्ट्स इन देयर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर जॉब सिक्योरिटी की फीलिंग है एम्प्लॉयज़ में तो क्या होगा कि इफ़िशियंसी इंक्रीज़ होगा, यानी वो जो है वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा काम, बेटर रिजल्ट दे पाएंगे और वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। ये है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। 13 प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि पहल लेना, ठीक है, इनिशिएट करना, स्टार्ट खुद करना। तो ये इसमें इस प्रिंसिपल में ये है कि ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू इनकरेज द फीलिंग ऑफ इनिशिएटिव अमंग द एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग सम वर्क और टेकिंग सम डिसीजन बट विद इन द लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन। यानी मैनेजर को ना उत्साह ये करना चाहिए कि आप एम्प्लॉयज़ को थोड़ा इनकरेज करना चाहिए कि उसको एम्प्लॉयज़ जो डिसीजन मेकिंग थोड़ा कर सके, उसको ये पार हो, ठीक है, कुछ काम खुद से कर सके। ये इनिशिएटिव लेने पर मजबूर करना चाहिए मैनेजर को। लेकिन वो भी जो इनिशिएटिव होगा, वो जो डिसीजन ले सकेंगे या कोई वर्क जो वो खुद से कर सकेंगे, वो भी लिमिट्स में होना चाहिए, ठीक है, लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, पार पे होना चाहिए, यानी डिसिप्लिन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ, कुछ भी इनफॉर्मल टाइप नहीं होना चाहिए। ये है इनिशिएटिव। अब मेरा 14 एंड लास्ट प्रिंसिपल जो है वो है स्पिरिट द कॉर्प्स। स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब हम लोग याद करेंगे इसको टीम स्पिरिट से और कॉरपोरेशन से। इस फ्रेज़ का मतलब है यूनियन इज स्ट्रेंथ, यानी संगठन में शक्ति है, ठीक है। वो क्या है, तो संगठन में शक्ति को एग्जाम्पल की जो समझिए आप कि एक माचिस की तीली होती है ना, तो एक सिंगल तीली को ना आप बहुत ही आसानी से तोड़ सकते हैं। 2 तीली अगर आप मिलाकर तोड़े तो थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन वो भी आप इजीली तोड़ लेंगे। लेकिन वही अगर आप बंडल ले लेंगे ना उसको, तो उसको तोड़ना इम्पॉसिबल है। तो वही है संगठन में शक्ति। जब इकाई आ जाती है ना, जब एकता होती है तो वो ताकत ही कुछ और होती है। तो एम्प्लॉयज़ मस्ट वर्क एज अ टीम फॉर अ गुड रिजल्ट। जब अच्छा काम करने के लिए, क्या अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस, बेहतर रिजल्ट के लिए एम्प्लॉयज़ को मतलब एज अ टीम काम करना चाहिए। जब टीम स्पिरिट डेवलप होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट होता है, एटमॉस्फेयर होता है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस आ जाता है लोगों में। म्यूचुअल ट्रस्ट हो गया, दोनों एक दूसरे पे वो ट्रस्ट करेंगे और अपनापन फील होगा। यही होता है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसी के साथ हमारा 14 प्रिंसिपल भी ख़त्म होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।